हेलो गाइस। क्या हाल है हम सभी के। आई होप सबके पेपर अच्छे जा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना 4 सितंबर का पेपर जेई मेंस का मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का हम पेपर डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद हम इवनिंग शिफ्ट का डिस्कस कर लेंगे। चलो देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नियोपेंटाइल अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म 2 एल्कीन A and B इन द रेशियो 85:15। रेशियो का कोई मतलब नहीं है, इसका बस इतना कहना है कि एक मेजर होगा एक माइनर होगा। यही हमने बोलते भी हैं कि वो इट कैन बी 90:10, 85:15, 80:20, कुछ भी रेशियो हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल हमें। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल क्या होगा आपका, सबसे पहले दिस इज नियोपेंटेन। इसको क्या कहते हैं, नियोपेंटेन कहते हैं। यहां से हाइड्रोजन हटाओ और इसकी जगह क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो, तो दिस इज नोन एज नियोपेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो नियोपेंटाइल अल्कोहल को H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे H पॉजिटिव मिलता है, याद करो। और H पॉजिटिव बिकॉज ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन दी ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, इस H को एक्सेप्ट कर लेगा, H पॉजिटिव को अपने पे एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनाएगा CH3 CH3 CH2 और ये क्या बन जाएगा OH2 बन जाएगा, और ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सिंपल है, जिसमें बोलते हैं डिहाइड्रेशन, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो बस अब अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, इसको हटाने के लिए क्या करेगा, ये यहां से कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो जैसे ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज बन के अलग हो गया और इट विल फॉर्म CH3C CH3 CH3 और CH2 में क्या आ जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, इस ऑक्सीजन ने खींच लिए, तो इस कार्बन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, मतलब कार्बोकेटाइन बन जाएगा और ये H2O क्या हो गया, अलग हो गया। क्लियर हो गया, इतना सभी को पता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकाल देता है। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन दिख रहा है, पर जब भी H2SO4 का यूज करता है, मैंने आपको बताया है, एक बार आसपास देखना है क्या पॉसिबिलिटी है 2 और 3 डिग्री की, अगर है तो रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव है, बाय द वे पॉजिटिव चार्ज उठ करके यहाँ आ जाए, अभी कार्बन डायरेक्टली कार्बन से अटैच है इसलिए 1 डिग्री है, पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज उठ के यहाँ आ जाए और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ चले जाए तो 3 डिग्री का बन जाएगा, तो हो जाती है शिफ्टिंग, जिसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्यों रीअरेंजमेंट होगा, ताकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर आएगा और CH3 ग्रुप उठ के यहां पर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3C CH3 कार्बोकेटाइन दैट इज पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, और ये CH2 था एज इट इज, और इस CH2 के पास आके कौन जुड़ गया, CH3 जुड़ गया। तो इसी को कहते हैं हम अपनी मिथाइल शिफ्टिंग, जिसमें मिथाइल ग्रुप क्या हो गया, पूरा शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन देखोगे तो ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन हो जाएगा, और हम जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसी वजह से टू अचीव स्टेबिलिटी ये क्या होती है, शिफ्टिंग हो जाती है। क्लियर हो गया इतना। तो जैसे शिफ्टिंग हो गई, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। चलो अब क्या बोल रहा है, अभी यहां से मेन रिएक्शन नहीं हुई है अभी पूरी, इसको यहां बता देता हूं मैं। सपोज CH3 ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां CH2 है और ये CH3 है। ठीक है, अभी क्या होगा, अब डेफिनेटली यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है एक, या तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा यहां से, और ये दोनों पोजीशन तो सेम है, क्योंकि यहां भी CH3 यहां भी CH3, तो चलो यहां से निकलेगा। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर मैं सपोज इसको फर्स्ट बोल देता हूं कि अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा फर्स्ट नंबर और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो इसको मैं सेकंड बोल देता हूं। ठीक है, तो मैं पहले फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता हूं, मतलब यहां से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3 और यहां से निकलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, समझ लो नहीं समझ लो भाई, ऐसा तो होगा CH3 ये है H2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं H और H, और ये CH3 एज इट इज रह गया। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे H+ हट गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, वो यहाँ पर बनेगा CH और ये क्या हो जाएगा CH3। और अगर मैं सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब यहां से अगर हाइड्रोजन निकालता हूं, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है, यहां से भी निकल सकता है हाइड्रोजन, यहां से भी निकल सकता है, यहां से जब निकालता हूं तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहां पर आएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहां से हाइड्रोजन निकला तो यहां डबल बॉन्ड तैयार हो गया, इधर क्या आ गया CH3 आ गया, और इधर क्या आ गया CH2 CH3 को हम लिख सकते हैं C2H5, ये लिख सकते हैं CH2
CH3 को क्या लिख सकते हैं, C2H5। समझ आ गई बात। यहां पर फर्स्ट वाले केस में मैंने क्या करा, इस साइड से हाइड्रोजन निकाला, और सेकंड वाले केस में मैंने इस साइड से हाइड्रोजन निकाल के बॉन्ड यहां पर बनाया। तो दो एल्कीन बनती है, पता ही है आपको। जब भी हमारा रिएक्शन होती है, जब भी हमारे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तैयार होता है, एलिमिनेशन होता है, तो हमारी दो टाइप की एल्कीन्स बनती है। और अकॉर्डिंग टू सेट्जेव्स रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो देखो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप, दो, तीन, यहाँ पर तीन एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, पर यहाँ पर केवल एल्कीन के चारों तरफ एक और दो एल्काइल ग्रुप ही दिख रहे हैं। यहाँ पर तो दोनों हाइड्रोजन होंगे, मतलब एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है। तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट्जेव्स रूल एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये आपका मेजर है, मतलब बोल रहा है 2 एल्कीन दे रहा है A एंड B, तो मतलब ये होगा आपका A और ये होगा आपका B। ठीक है, तो ये होगा आपका, इस 1 2 को हटा देता हूं। ठीक है, तो ये आपका हो गया A प्रोडक्ट और ये आपका हो गया B प्रोडक्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस गिवन होंगे तो ऑप्शंस में देख लेना कौन सा A है कौन सा B है। ये 85:15 भी हो सकता है, 90:10 भी हो सकता है, 80:20 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये हमें पता है बिकॉज ऑफ सेट्जेव्स रूल दिस इज मेजर, तो डेफिनेटली ये ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, और ये माइनर है तो कम अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विद एक्वस AgNO3। तो एल्काइल हैलाइड दे रखी है, तो एल्काइल हैलाइड अगर होती है, देखो ध्यान से, एल्काइल हैलाइड अगर होती है AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कार्बोकैटायन तैयार हो जाता है NO3- प्लस AgX। ठीक है, हमारा मेन मोटिव है कार्बोकैटायन, तो हमारा कार्बोकैटायन तैयार हो जाता है। तो जरा देखो इसमें कार्बोकैटायन क्या होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब यहाँ कार्बोकैटायन तैयार हो गया। सेकंड वाले का कार्बोकैटायन क्या तैयार होगा, यहाँ पर तैयार होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप जो है यही तो बनेगा ना, क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के अलग होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, सेकंड का ये बनेगा। थर्ड का कार्बोकैटायन, थर्ड में CH3, यहाँ क्लोरीन था, ये क्लोरीन था, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। समझ लो, जहां पर हेलोजन ग्रुप होता है ये निकलता है, ये निकला ना, तभी तो कार्बोकैटायन उसके ऊपर बना। और D आपका है तो क्लोरीन यहां पर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन बाहर निकलेगा तो कार्बोकैटायन इस बीच वाले कार्बन के ऊपर बन जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3CH पॉजिटिव, और ये हो जाएगा CH2NO2। ठीक है, तो हमारे बन गए 4 कार्बोकैटायन। आपको क्या बोल रहा है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, जो हम जानते हैं जब SN1 रिएक्शन इस टाइप की होती है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हटा देता हूं, हमारा 3 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ये ऑर्डर रहता है। तो देखो कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, 2 डिग्री का, 2 डिग्री का, 2 डिग्री का। तो यहाँ पर तो सारे के सारे कार्बोकैटायन किस डिग्री के मिल गए, हमारे 2 डिग्री के मिल गए। तो अब एडिशनल चीज देखो, तो एडिशनल चीज यहां पर देखने को मिलेगी आपको, दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, और n की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, मतलब ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, समझ लो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। हमें एक मैंने ट्रिक बताई थी जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं। ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एक ट्रिक बताई थी, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। जैसे बेंजीन वाले में कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इतने पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ये मैंने एक ट्रिक बता रखी है आपको। तो यहाँ देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब एरोमेटिक हुआ। यहाँ भी देखो, जरा देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, रिंग के अंदर देखनी है हमें। ठीक है, यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है। तो और एक चीज सबको पता होती है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन बाकी कंपाउंड्स। बाकी कंपाउंड से ज्यादा ही स्टेबल होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड हो, एसाइक्लिक कंपाउंड हो, एलिफेटिक कंपाउंड हो, ठीक है, उन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमें क्लियर होगी कि C और D से ज्यादा स्टेबल होंगे A और B। इतने में कोई डाउट, इतनी बात समझ आ गई। अब मेन सवाल यह है कि सर A और B में ज्यादा कौन स्टेबल होगा। तो इसके लिए कार्बोकैटायन के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। कार्बोकैटायन के बारे में थोड़ी सी चीज समझते हैं। तो सोचो कार्बोकैटायन स्टेबल कब होगा, इससे 2 टाइप के ग्रुप जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, एक जुड़ा हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सोचो अगर इसमें CH3 जुड़ा है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप जुड़े हैं इसमें, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी
ऑफ कार्बोकेटाइन, यही था लॉजिक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबलाइज कर इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए ताकि वो न्यूट्रल हो। हर एक कंपाउंड क्या होना चाहता है, न्यूट्रल होना चाहता है। तो देखो पॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो ये स्टेबल हो रहा है। अगर सोचो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए, Cl या फिर फ्लोरीन, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पहले से पॉजिटिव चार्ज है, ये तीनों के तीनों मिलके इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इसमें और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। समझ लो, पहले से पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो भाई इसमें और पॉजिटिव जनरेट होगा, तो इसलिए इससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये इतनी बात समझ आ गई, ये आपने आई थिंक जीओसी के अंदर पढ़ी होगी बातें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आप चेक करो कि कौन सा ग्रुप है। देखो इसमें तो कुछ नहीं है, पर इसमें ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी होगा। ठीक है, तो यहां मैं अगर ऑर्डर बनाता हूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी होगा। बी के बाद कौन होगा, ए होगा, क्योंकि एरोमेटिक हैं दोनों के दोनों, समझ लो ना, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है। इन दोनों में देखो, तो इन दोनों में देखो, ये भी 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का है, दोनों एलिफेटिक कंपाउंड्स है, एसाइक्लिक कंपाउंड्स है। पर यहाँ पर देखो ग्रुप, तो यहाँ पर देखो एक NO2 ग्रुप दिख रहा है, और NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सॉरी, डायपोल का साइन बना दिया मैंने। ये कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप -I ग्रुप होता है। तो -I ग्रुप होने के कारण ये +I ग्रुप है, ये -I ग्रुप है। ठीक है, ये +M ग्रुप भी है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी शो करता है वो। फिलहाल डोनेटिंग और विड्रॉइंग से भी काम बन जाएगा। तो ये -I ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी। मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑल दो दोनों 2 डिग्री के हैं, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, पर यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया, मतलब ये क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। इसके बाद होगा C और इसके बाद होगा D। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा BACD। आपको ये बोल रहा है इसके अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, क्योंकि इसमें विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है। और यहाँ पता है हमें भाई पॉजिटिव चार्ज है, खुद सोचो ना, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और जनरेट होगा, तो ऑफकोर्स अनस्टेबल होगा। ठीक है, कोई सा भी, ध्यान से सुन लो, स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी होती है, कोई सा भी पॉजिटिव अगर होगा तो उसकी कोशिश होगी उसको नेगेटिव मिले ताकि वो न्यूट्रल बने। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव होगा उसकी कोशिश होगी उसको पॉजिटिव मिले ताकि वो न्यूट्रल बने। हर एक चीज न्यूट्रल बनना चाहता है ताकि वो स्टेबल रहे। ठीक, बाकी तो आपको जो मैंने लेक्चर्स बताए हैं उसके अंदर मैंने डिस्कस करी रखी हैं सब चीजें डिटेल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कंपाउंड X on reaction with Br2 FeBr3 in CCl4 give only single isomer, X on heating with soda lime give toluene, X on heating with soda lime give toluene। तो आपको बताना है X क्या होगा। ठीक है, आपको टोलिन मिल रही है, तो देखो एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी, अगर एसिड होगा, ठीक है, याद करो, अगर एसिड होगा या कोई सा भी एसिड होगा, इसमें सोडा लाइम डालोगे, NaOH एंड CO का मिक्सचर डालोगे, तो क्या होता है, यहां से पूरा का पूरा कार्बन चेन हट जाती है और क्या बनती है, तुम्हारी बेंजीन बनती है। ये पता है सभी को, ये रिएक्शन सबको पता होगी। तो जो सोडा लाइम का काम होता है, NaOH एंड CO का जो काम होता है, उसका ये सीधा सा काम होता है डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब इस CO ग्रुप को हटा देता है। CO2 जो ग्रुप होता है हमारा, H आके जुड़ जाएगा, जो CO2 ग्रुप होता है इसको क्या करता है, हटा देता है, डीकार्बोक्सिलेशन का काम करता है। तो देखो COH CO2 हट जाएगा यहां से तो CH3 बन जाएगा, CO2 हट जाएगा तो H आके जुड़ जाएगा, टोलिन बन जाएगा, यहां से भी हटेगा टोलिन बनेगा, यहां से भी हटेगा टोलिन बनेगा। मतलब टोलिन तो सब में बन रहा है, टोलिन तो सभी में बन रहा है। बात समझ आ रहा है। सोडा लाइम का काम होता है डीकार्बोक्सिलेशन, कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो, COH हो, वो सबका CO2 को हटा देता है। तो यहां से CO2 जब हटेगा H जुड़ेगा टोलिन, CO2 हटेगा H जुड़ेगा टोलिन, CO2 हटेगा H यहां जुड़ जाएगा तो टोलिन, CO2 हटेगा H यहां जुड़ जाएगा तो फिर से टोलिन बन जाएगी। ठीक है, तो टोलिन तो सब दे रहा है, तो हमें फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कंपाउंड X on reaction with Br2 FeBr3। तो चलो देखते हैं, तो क्या देगा, एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट ये तो दे नहीं सकता, समझ लो, क्योंकि यहां पर तो Br2 का जुड़ेगा, यहां भी जुड़ सकता है, यहां इसके लिए हमें देखना पड़ता है ऑर्थो पैरा डायरेक्शन। तो अगर B हम चेक करते हैं, जरा ध्यान से समझो,
COH CH3। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये -M ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है, और ये क्या है? +M ग्रुप है। समझ रहे हो? तो डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण इसकी ओरिएंटेशन क्या रहेगी? ऑर्थो और पैरा रहती है, और इसकी ओरिएंटेशन क्या रहती है? मेटा रहती है। तो सोचो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा कौन सी पोजीशन है? ये है और ये है। इसके रेस्पेक्ट में हमें यहाँ प्रोडक्ट मिल सकता है, और इसके रेस्पेक्ट में हमें कहाँ प्रोडक्ट मिल सकता है? इसमें और इसमें। मतलब अगर तुम देखोगे तो दोनों के रेस्पेक्ट में दो ही पोजीशन है जहां प्रोडक्ट मिल सकता है, मतलब सिमिलर पोजीशन है। मतलब यही आंसर होगा। वैसे आंसर हमें मिल गया क्योंकि इसके अलावा और पोजीशन में नहीं होगा। जरा देखो, मतलब इसके अकॉर्डिंग भी इन दोनों पोजीशन में मिलेगा और इसके अकॉर्डिंग भी इन दोनों पोजीशन में मिलेगा। मतलब प्रोडक्ट या तो यहां मिलेगा या तो यहां मिलेगा। समझ रहे हो ना? दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम है जहां जुड़ने वाला है ग्रुप। अगला चेक करते हैं। सपोज COH है, CH3 है, तो देखो +M होने के कारण इसके में क्या होगा? ऑर्थो पैरा। तो एक तो ऑक्यूपाई ऑलरेडी, तो ये वाला ऑर्थो हो जाएगा, और ये पैरा। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यहां और यहां मिल सकता है। समझ रहे हो? ऑर्थो और पैरा। और इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कहां मिल सकता है? यहां पर और यहां पर मिल सकता है। पर बिकॉज यहां पर क्या आता है? स्टेरिक इफेक्ट भी आ जाएगा। यहां पर एक और इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट्स। ठीक है, सॉरी, इसके अकॉर्डिंग यहां पर भी मिलेगा आपको। ये ऑर्थो हो गया, और ये इसके अकॉर्डिंग मेटा हो गया, इसके अकॉर्डिंग पैरा हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों प्रोडक्ट मेटा प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहां पर तो मिल नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट आ जाएगा। और अगर डी वाले की हम बात करेंगे, डी वाले की हम बात करते हैं, डी वाले की अगर बात करो तो देखो इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो ये वाला हो गया, और पैरा पोजीशन ये होगी इन तीन प्रोडक्ट्स में, और इसके अकॉर्डिंग मेटा पोजीशन क्या हो गई? यहां होगी। तो देखो यहाँ कितनी सारी पोजीशंस पॉसिबिलिटी बन रही है, कोई कॉमन पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, पर इसमें हमें क्या मिल रही है? एकदम कॉमन पॉसिबिलिटीज मिल रही है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा डेफिनेटली हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, या तो इस पोजीशन में जुड़ेगा तो इस पोजीशन में जुड़ेगा, दोनों का नाम क्या होगा? सेम ही होगा। तो इसलिए बोल रहा हूं सिंगल आइसोमर। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? नाम बदलेगा। खुद ही सोचो ना, यहां पर जोड़ो चाहे ब्रोमीन, तभी भी नाम वही रहेगा, चाहे ब्रोमीन को यहां पर जोड़ो तभी भी नाम वही रहेगा। पर इस केस में अगर तुम ब्रोमीन को यहां जोड़ोगे तो नाम अलग होगा। समझ लो, 1 2 3, और ब्रोमीन को अगर यहां जोड़ोगे तो नाम अलग होगा। सिमिलरली यहां पर देखोगे तो ब्रोमीन को यहां जोड़ोगे तो नाम अलग आएगा, यहां जोड़ोगे तो नाम अलग आएगा, यहां जोड़ोगे तो नाम अलग आएगा। मतलब काफी सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बाकी केसेस के अंदर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है केवल एक ही आइसोमर मिलना चाहिए, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा केवल एक ही आइसोमर, केवल इसी में पॉसिबल है, दैट इज बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सिंपल है। आईपैक नेम का लॉजिक लगाओ और कहाँ ओरिएंटेशन का लॉजिक लगाओ कि ऑर्थो पैरा पोजीशंस कैसे पहचानेंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप कहाँ जोड़ता है। और दूसरा लॉजिक आईपैक नेम लिख दो, क्योंकि इसमें जब पहचान रहे हैं हमने दो पोजीशन आइडेंटिफाई कर लिए, पर दोनों जगह अगर हम एक एक बार करके ब्रोमीन लगाएंगे तो नाम अलग आएगा। सिमिलरली यहाँ भी अलग आएगा, पर यहाँ पर चाहे तुम ब्रोमीन यहाँ लगाओ चाहे तुम ब्रोमीन यहाँ लगाओ, दोनों केस में नाम सेम आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। सिंपल, थोड़ा सा आईपैक का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, थोड़ा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इनडायरेक्टिव इफेक्ट आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, a compound undergoes acidic hydrolysis to give acid and alcohol or give immediate Lucas test। तो इमीडिएट लुकास टेस्ट कौन सा अल्कोहल देते हैं? ये बस इतना दे दिया, मतलब हमें आंसर तैयार हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। तो देख लो जहां 3 डिग्री अल्कोहल बनने की पॉसिबिलिटी है वही लुकास टेस्ट देगा। तो दिख रहा है साफ साफ, अगर बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, समझ लो बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है तो यहां पर H जुड़ेगा। समझ लो ना, ईस्टर से क्या मिलता है आपको? एसिड और अल्कोहल मिलता है। तो बॉन्ड अगर यहां से ब्रेक होगा तो 1 2 3 यहां H बन जाएगा। बना ही देते हैं, चलो ये दे रखा है, डायरेक्टली देखते साथ पता चल जाएगा। यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? OH, ये हमारा एसिड बन गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो देखो अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 3 से, तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल है। तो मतलब आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, बाकी कहीं ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ कितने डिग्री का मिलेगा? 2 डिग्री का मिलेगा, ये 1 डिग्री का होगा, ये भी 1 डिग्री का होगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली बता देंगे कि आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट लॉजिकल क्वेश्चन। डायरेक्ट हमारा लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? ये है हमारे पास CH CH3 CN, इसमें डालेंगे ग्रीनार्ड रिएजेंट। तो इसमें ग्रीनार्ड रिएजेंट डालते हैं तो क्या बनता है? CN ग्रीनार्ड रिएजेंट, और एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो एक सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये पता होगा आप सभी को,
CH CH3, जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है C2H5 MgBr, तो C2H5 आके इस कार्बन में जुड़ता है, मतलब कार्बन में क्या बनेगा C2H5, और ये CN वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, तो CO बन जाता है। पता है सभी को कि CN से CO तैयार हो जाता है, इतना आइडिया है सबको। पहले इमाइन बनता है, फिर बाद में एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। नहीं पता है तो चलो मैं बता ही देता हूँ, ध्यान से समझना, वरना डायरेक्ट भी याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैकेनिज्म इसका काफी लंबा चौड़ा है। चलो थोड़ी सी मैं बात कर ही लेता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। सपोज हमारे पास क्या है, ये है CH3 CN है, ठीक है। देखो ध्यान से, CH3 CN है, तो इसमें क्या डालोगे, सपोज CH3 MgBr डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या बनेगा, ये यहां जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा, CH3 नीचे आ गया, यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड N, और N में क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो पहले से था इसके पास, और एक बॉन्ड इसने अपनी तरफ खींच लिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गए, ठीक है। अब इसमें हमने एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ये H पॉजिटिव को पकड़ेगा, तो H पॉजिटिव को पकड़ेगा, क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड N, क्या हो जाएगा, H, ठीक है, इतना हो जाएगा। अभी इसके पास एक लोन पेयर और है, तो एक लोन पेयर और है, वो भी H प्लस को खींच सकता है, एक और H प्लस को खींच लेगा, तो क्या बना देंगे, समझ लो, 2 लोन पेयर है तो 2 बार H जुड़ सकते हैं, 2 बार क्या हो सकता है, H पॉजिटिव जुड़ सकता है, तो इसके साथ भी H पॉजिटिव जुड़ेगा, CH3 डबल बॉन्ड N H, इतना बन जाएगा, और N में क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर होगी बात, इतना आ जाएगा, और N में क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो अब क्या होगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन से जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव हट गया, NH बच गया। अब यहाँ क्या होगा, पानी रहा होगा, क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम, तो पानी अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। तो जैसे इसने लोन पेयर डोनेट करा, CH3 यहां क्या आ जाएगा, O डोनेट कर दिया, तो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ लो, डोनेट कर दिया तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ये एज इट इज रहेगा NH। अब तुम लोग जानते हो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, यहाँ पर एक ही लोन पेयर बचा, क्योंकि एक इसने डोनेट कर दिया। तो अब जैसे ही ये क्या करेगा, दोबारा H2O का H मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही यहाँ से H निकलेगा, नाइट्रोजन के पास देखो यहाँ पर अभी एक लोन पेयर है, क्योंकि इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए हैं, तो एक लोन पेयर बचा रह गया। तो जैसे यहाँ से H निकला, CH3 यहाँ क्या बच गया, OH, ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींचा और OH बच गया। अब यहाँ पर दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, जैसे यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये N उस H प्लस को खींच लेगा, ठीक है। N क्या करेगा, यहाँ से जैसे H प्लस निकला ना भाई, तभी तो OH मिला, यहाँ से H प्लस निकला, ये H प्लस, इसके N के पास इलेक्ट्रॉन है, इसको पकड़ लेगा, तो इसको पकड़ लेगा तो ये आ जाएगा, और N में दोबारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बस फिर से N में पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, तो दोबारा ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के अलग हो जाएगा। तो जैसे इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, H हो गया, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के अलग हो गया, तो जैसे ही अलग हुआ तो सोचो यहाँ कार्बन में क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये क्या हो गया, CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, तो इसलिए दोबारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और सिमिलर स्टाइल में दोबारा से यहाँ से सोचो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अब डबल बॉन्ड आएगा और कार्बन ऑक्सीजन में क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए दोबारा किससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH3C, यहाँ क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है O, और ये क्या हो गया, CH3 हो गया, और ये हाइड्रोजन भी यहाँ से अलग हो गया, तो देखो ये बन जाएगा। तो यही बोल रहे थे, यही बोला था मैंने, CN जो ग्रुप होता है क्या बन जाता है, CO ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो इस स्टाइल का यूज करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा CN ग्रुप होता है उसमें ग्रीनार्ड रिएजेंट और एसिड हाइड्रोलिसिस कराए, मतलब H पॉजिटिव और H2O डाले, तो जो हमारा ग्रुप मिलता है वो CO ग्रुप मिलता है। क्लियर हो गया इतना? तो काफी बड़ी रिएक्शंस है, तो इसलिए मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि इसको केवल याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, वरना एक्सप्लेन तो कर ही दिया है कैसे होगा, ठीक है। तो
डायरेक्ट अब मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं। ये है CH CH3 C Cn। तो इसमें क्या डाल रहे हो आप? C2H5 MgBr और H3O पॉजिटिव डाल रहे हो। क्या होगा? ये यहां जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? CH CH3 C2H5 यहां जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा भी देख लिया। नेक्स्ट फिर ग्रीनार्ड एजेंट डाल रहे हो। अब तो तुम्हें पता ही है, फिर से अगर ग्रीनार्ड एजेंट डालोगे CH3 MgBr और H2O, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? ये हमने कीटोन में पढ़ी थी। कीटोन में ग्रीनार्ड एजेंट डालते हैं, H2O डालते हैं, क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। तो दोबारा से ये इसी एंड में अटैक करेगा और इसी एंड में अटैक करेगा। CH CH3 हो गया, ये क्या हो गया? C, ये क्या हो गया? C2H5 और ये क्या हो गया? CH3 ने अटैक कर दिया तो यहाँ CH3 हो गया और ये एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा B। क्लियर हो गया? रिएक्शन हमने देखी हुई है। कीटोन या एल्डिहाइड्स में अगर ग्रीनार्ड एजेंट और वाटर डालते हैं तो क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में तुमने बोल रहा है फाइंड द कायरल कार्बन इन B। B के अंदर कितने कायरल कार्बन होंगे? तो B के अंदर निकाल सकते हैं हम। तो एक तो यही होगा, 4 डिफरेंट कायरल कार्बन कौन सा होता है? जो 4 डिफरेंट ग्रुप से X Y A B, जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। तो एक सिमिलरली ये भी होगा आपका एक कायरल कार्बन। देखो, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, ये 3 और एक 4 ग्रुप। ठीक है, और कौन सा होगा कायरल कार्बन? ये वाला भी होगा कायरल कार्बन। एक ग्रुप, 2, ये 3 और एक ये वाला भी होगा 4। यहाँ पर ये वाला अलग ग्रुप है, ये वाला अलग ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है। तो टोटल कितने कायरल कार्बन मिल रहे हैं हमें? 4 कायरल कार्बन मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। क्लियर हो गया? तो अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस, बाकी तो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा अगर आपको पता है कि Cn में ये डाल के CHO कार्बोनिल ग्रुप बनता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलो अब और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कुछ और क्वेश्चंस मैंने लिख दिए अपने इस वाले शिफ्ट के। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद एल्कोहलिक QH एंड CHCl3। तो कौन सी रिएक्शन देता है एल्कोहलिक QH एंड CHCl3? अगर आपको याद होगा तो कार्बाइलेमिन टेस्ट देता है ये, आइसोसाइनाइड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो ये कौन देता है? दूसरी बात, आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन से देता है? प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री के अमीन जो होते हैं वो ये वाली रिएक्शन देते हैं एल्कोहलिक QH एंड CHCl3 के साथ, कार्बाइलेमिन टेस्ट, है ना, या आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो कहाँ होता है? तो देख लो जिसमें 1 डिग्री अमीन होगा। तो अच्छा, ये स्ट्रक्चर्स आपको ये क्वेश्चन गिवन है, बस आपको इनका स्ट्रक्चर्स अगर पता होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, वरना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सबके मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बना दिए, लाइसिन, प्रोलीन, थायमिन एंड साइटोसिन। तो देखो पहचानो किसमें 1 डिग्री का अमीन है। तो देखो यहाँ दिख ही रहा है 1 डिग्री का अमीन, मतलब ये देगा। यहाँ देखो 1 डिग्री का अमीन दिख रहा है क्या? ये NH है। 1 डिग्री अमीन मतलब NH2, ये होता है 1 डिग्री का अमीन, तो ये नहीं देगा। यहां देखो कहीं दिख रहा है 1 डिग्री का अमीन, नहीं दिख रहा है, ये नहीं देगा। दिख रहा है तो ये देगा। हो गया, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। लाइसिन भी देगा और साइटोसिन भी देगा। बस ये क्वेश्चन सिंपल तभी होगा अगर हमें स्ट्रक्चर पता है। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़े से स्ट्रक्चर भी आप लोग याद रखो तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से स्ट्रक्चर आपको पता रहने चाहिए, पर डेफिनेटली हमें सारे स्ट्रक्चर्स तो याद नहीं रह सकते। तो अगर मैं मानता हूं कि अगर ये नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा? देखो O2 माइनस है, F माइनस है, Na+ है और Mg2 प्लस है, ये दे रखे हैं आपके पास। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन कितने? देखो 8, 2, 10, 10, 10, 10। तो ये सारी की सारी आपकी कौन सी स्पीशीज है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये स्पीशीज क्या है आपके पास? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं तो उनमें जो रेडियस का ऑर्डर होता है क्या होता है? 2 तरीके बताए, 2 तरीके से मैंने बताया था। या तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उतना ज्यादा होता है, तो रेडियस क्या होता है? उतना बढ़ता है। एक तो ये लॉजिक हो गया। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, तो ये सबसे ज्यादा, फिर ये दे ही रखा ऑर्डर। या दूसरा रास्ता, जितना ज्यादा जेड होगा, जितना ज्यादा क्या होगा? जेड होगा, एटॉमिक नंबर होगा, उतना कम क्या होगा? रेडियस होगा। ठीक है, जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई। ठीक है, फॉर दी किसके लिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। तो जेड देखो, इसके लिए जेड लिखोगे 12 होता है मैग्नीशियम के लिए, सोडियम के लिए 11 होता है, ऑक्सीजन के लिए जेड मतलब एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसके लिए क्या होता है? 9 होता है। तो देखो सबसे ज्यादा जेड किसका है? सबसे ज्यादा जेड है 12। मैग्नीशियम का मतलब इसका रेडियाई क्या होगा? सबसे कम होगा।
तो अगर हम ऑर्डर लिखेंगे और सबसे कम जेड किसका है, O2 माइनस का, तो जिसका रेडियाई का होगा सबसे ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जेड ज्यादा रेडियाई कम, जेड कम रेडियाई ज्यादा। तो सबसे ज्यादा होगी O2 माइनस की, फिर होगी F माइनस की, फिर होगी Na प्लस की, और फिर होगी Mg2 प्लस की। तो ये भी आप लगा सकते हो ऑर्डर, आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, बोलो डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रेडियस के। बस आपको मेन चीज है प्रोटॉन्स आपको देखना है किसमें कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑक्साइड आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम के साथ कौन कौन सी ऑक्साइड मिलेंगी जब उनको हम XiSO2 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्टली एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, नोट से क्वेश्चन उठाया हुआ है, और ये 2-3 बार पहले भी जेईई के पेपर में आ रखा है, और ये हमने डेफिनेटली आपको करवा ही रखा है। ठीक है, क्या होती है, लिथियम क्या देता है, लिथियम ऑक्साइड देता है, सोडियम क्या देता है, परऑक्साइड देता है, और पोटेशियम क्या देता है, आपका सुपर ऑक्साइड देता है। दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, एंड दिस इज लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, बहुत बार इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा है आपके साथ, और एस ब्लॉक पढ़ाते हुए भी इस क्वेश्चन को हम कॉमनली सबसे पहले ही हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एस ब्लॉक का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा तैयार हो गया। तो ये बोल रहा कौन कौन सी ऑक्साइड्स मिलेंगी, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड एंड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, दिस इज सुपर ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 होल 2। इसको जब हम हीट कर रहे हैं, ब्राउन गैस B इज इवॉल्व। ठीक है, B इज इवॉल्व मतलब PbO प्लस NO2, यही जो NO2 होती है, दिस इज योर ब्राउन गैस, यही आपकी ब्राउन गैस होती है, जिसका नाम हमने बोल दिया B मिलेगा। ठीक है, ये गैस इवॉल्व होती है, PbO प्लस NO2। बैलेंस वगैरह आप लोग अपने आप कर लेना, बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं। ये भी अगेन P ब्लॉक का क्वेश्चन, नाइट्रोजन फैमिली का, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये भी हमने बहुत बार रिएक्शंस करी है अपने डेली क्लासेस के अंदर, है ना। जिसने नहीं, हर बच्चे ने कहीं ना कहीं करी होगी। होता ही है कि बच्चे एग्जाम के प्रेशर के अंदर भूल जाते हैं, पर देखना ये रिएक्शंस हमने देखी ही होगी, NCERT की डायरेक्ट रिएक्शंस है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, ब्राउन गैस मिलती है। क्या है इसका फॉर्मूला, NO2 विच ऑन कूलिंग गिव कलरलेस सॉलिड। जिसको ठंडा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कलरलेस सॉलिड मिलेगा। कलरलेस सॉलिड मतलब NO2 को कूल करके क्या बनाता है, डायमंड बनाता है। क्या बनता है आपका, N2O4 बनता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल मिलके डायमंड बना देंगे, N2O4 मिल जाता है, जो हमारा कलरलेस सॉलिड होता है। यही बोल रहा है। और फिर बोल रहा है बी ऑन रिएक्शन विथ NO, इसको NO2 को B के मतलब B को NO के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं टू फॉर्म अ ब्लू सॉलिड। क्या दे रहा है, ब्लू सॉलिड दे रहा है। फाइंड द ऑक्सीडेशन ऑफ N इन D, तो यहां से आपको ब्लू सॉलिड मिलेगा। क्या मिलता है इसका, NO के साथ रिएक्शन करा के डायरेक्टली हो जाती है N2O3। ठीक है, डायरेक्टली कंबाइन होती है N2O3, ये हमारा D है। और आपको बताना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 2x और इसका 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया, +3। तो डायरेक्टली आ जाता है 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू +3। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N इन D, यही पूछ रहा है। तो क्या आंसर होगा हमारा, +3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन रहा होगा तो +3 लिख देना, इंटीजर टाइप का रहा होगा तो 3 आंसर टिक करके आ सकते हो, 3 आंसर लिख के आ सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, सिंपल सी रिएक्शन है, एकदम कॉमन रिएक्शन है, जो हमने सभी बच्चों ने देखी है। मैंने तो खैर मुझे याद है करवाया है क्लास के अंदर, पर बाकी बच्चों ने भी ये सारी रिएक्शंस देखी होंगी कहीं ना कहीं जरूर। नेक्स्ट है इन विच रीजन बाल्मर सीरीज लाइज। सबसे सिंपल क्वेश्चन इस पार्ट का, बाल्मर सीरीज एकदम सिंपल सा है, सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है। कहाँ मिलती है, हमें विजिबल रीजन में मिलती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे बाल्मर सीरीज के ही पूछे जाते हैं, है ना। बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में मिलती है, डायरेक्ट सीधा सीधा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अ रिएक्शन 75% कंप्लीट इन 90 मिनट, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट 60% ऑफ द रिएक्शन। लॉग की वैल्यू दे रखी है। तो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A0 अपॉन AT, यही होता है। A0 इज द फाइनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड AT इज योर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। तो T इज इक्वल टू 2.303 K। सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं हम,
टी निकाल लेते हैं 75% जब कंप्लीट होगी, ठीक है। लॉग, तो इनिशियल कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, इनिशियल कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। 75% कंप्लीट हो गई है, तो 75% कंप्लीट हो गया तो फाइनल बचेगा 80 इज द फाइनल, जो बचा रह गया है। तो बचेगा कितना, अगर 75 कंप्लीट हो गई तो 25, तो 25 लिख दोगे इसको, कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, टी 75% की वैल्यू कितनी आ गई, 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 4। क्लियर हो गया। लॉग 4 को तुम क्या लिख सकते हो, लॉग 4 को तुम ऐसे लिख सकते हो, लॉग 2 की पावर 2, 2 टू 4 हो जाएगा ना। और इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, log m की पावर n, एक आइडेंटिटी आप लोग को पता होगी, log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, पता है, log m की पावर n इज n log m। तो log 2 की पावर 2 4 था, तो 2 की पावर 2 लिख दिया, इसको क्या लिख देंगे, 2 log 2। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्या, 2 log 2, ठीक है। तो t 75% कितना हो गया आपका। अभी इसको एज इट इज रहने दे रहा हूं क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें। इसको क्या लिख देंगे, 2 log 2। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। तो ये हमने पहले निकाल दिया 75 के लिए। इसकी वैल्यू भी दे रखी है, कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू, 90 मिनट्स, बाद में पुट करूंगा। फिलहाल एक और रिएक्शन बनाता हूं, जब कितनी कंप्लीट होगी, 60% कंप्लीट होगी। इसके लिए आपको टाइम बताना है, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट 60% रिएक्शन। तो चलो टी 60% के लिए निकाल लेते हैं। 60% के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट क्या रहा होगा, 100 ही रहा होगा, इनिशियली 100, फाइनल 80 कितना होगा, 60% कंप्लीट हो गई है, तो फाइनल कितना बचा, 40, ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2.5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 2.5, इतना आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, सॉरी इक्वेशन, ठीक है। तो बस अब क्या करते हैं, अब इनको सॉल्व कर लो, अब इनको सॉल्व कर लो, इससे इसको डिवाइड कर लो। सपोज टी 75% को किससे डिवाइड कर लेते हैं, टी 60% से डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे आपस में। या तो क्या करो, यहां से टी 75% की वैल्यू 90 मिनट दे रखी है, आप पुट करके के निकालो और के को यहाँ सॉल्व करो, एक रास्ता ये, वरना डायरेक्टली दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने में थोड़ा आसान रहता है, तो इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, 2 log 2, और यहाँ क्या बचेगा, 60 के आगे 60 वाली लिख दी, 2.303 डिवाइड बाई के, और यहाँ क्या हो गया, log 2.5 हो गया। देखो इस पूरे पॉइंट से ये वाला पूरा कट गया। टी 75 दे रखा है आपको कितना, 90 मिनट, तो 90 पुट कर दिया। टी 60% का आपको निकालना है। 2 log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, 0.3010 होती है, और 2.5 की वैल्यू होती है 0.4। तो टी 60 निकाल आएगा, टी 60 कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 90 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, समझ लो, 3 2 6, 0.6 आ जाएगा। तो बस अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 2 कितना हो जाएगा, 2 जा 2, 3 जा हो गया, और 3 30 हो गया, तो 30 इंटू 2 डेट इज 60 मिनट। तो कितना आंसर आ जाएगा, टी 60 का 60 मिनट आ जाएगा, ठीक है, एकदम डायरेक्ट केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो सिंपल सा था, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, इन द प्रिपरेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N to NH2। तो हेबर्स प्रोसेस जानते हैं, N2H2 गिव क्या होता है, 2NH3 होता है। ये रिएक्शन होगी, 2.5 किलोग्राम ऑफ N2 का 2.5 kg ले रहे हैं, और H2 का कितना ले रहे हैं, 1 kg ले रहे हैं। फाइंड द मास ऑफ अमोनिया। ओके, तो एकदम लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड है क्वेश्चन, क्योंकि कन्वर्जन 2 to 1 चल रही है, मतलब मैनी टू 1 चल रही है। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट मैं हमेशा बोलता हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को काफी डिटेल में समझा रखा है। जो नए बच्चे हैं चैनल में, वो लोग लिमिटिंग रिएजेंट अगर उनको नहीं पता है तो मेरी एक सेपरेट वीडियो है लिमिटिंग रिएजेंट की, उसको आप देख के समझना, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ समझा ही रहा हूँ, बस एक चीज ध्यान रखना, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो रिएक्शन बैलेंस के लिए इसको 3:2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे बोल रहे हैं अगर इसका 2.5 ग्राम और इसका 1 किलोग्राम और इसका 1 किलोग्राम रिएक्ट करेगा तो कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, मतलब ग्राम में चाहिए। तो डेफिनेटली हमें इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2.5 किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम हो गया, ये 1000 ग्राम हो गया, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए सबसे इस कॉन्सेप्ट के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए स्टाइल होती है, सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करो। मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। वेट पहला स्टेप में
वेट को किससे डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से, इसको भी कर देंगे 1000 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2 का 2। और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट गिवन होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो देखो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 से ही डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके आगे जरा देखो कोफिशिएंट क्या है, इस H2 के आगे कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 लगा देंगे तो 3 नीचे आ जाएगा। सॉल्व करा क्या आया, डिवाइड बाय 28 आया, ये कितना आया 6 आ गया। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे 6 1 जा 6 100 कुछ के अराउंड आएगा 28, ये कम, मतलब इन दोनों को जब तुम डिवाइड करोगे, अपने आप डिवाइड करना, ये क्या आएगा तुम्हारा स्मॉल आएगा, ठीक है, ये तुम्हारा वैल्यू क्या आएगी स्मॉल आएगी, मतलब ये तुम्हारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है हमारे लिए, पूरी जो कहानी होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस रहती है। तो हमने बस लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही पहचाना, इसका कोई मतलब नहीं है, पूरी कहानी नाइट्रोजन के बेस में चलती है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानते हैं, फिर से देख लो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो एक मॉलिक्यूल को लेके, तो एक को लेके वेट गिवन था, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करा, पहला स्टेप। 3 को लेके नहीं, एक को लेके वेट गिवन था, 1 मोल को लेके, तो 1 मोल का वेट कितना होगा 2, तो 2 डिवाइड कर दिया, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करते हैं। इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आएंगे इसको सॉल्व करेंगे, जो छोटा आएगा ये छोटा आएगा स्मॉल, तो इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। और जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, अब सब कहानी किसके अकॉर्डिंग चलनी है, नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग चलनी है। अब देखो ध्यान से, एकदम कहानी बहुत सिंपल हो चुकी है। अब कन्वर्जन क्या हो गई है, 1 to 1 हो गई है, मतलब अब केवल इसको देख के ही पहचानना है। अभी तक इन दोनों को देख के निकालना था, अब जैसे हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकाला तो इसको हटा दो, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ये है, मतलब रिएक्शन इसमें बेस है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट इसको देख के पहचानो, कैसे पहचानोगे, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, 1 मोल, यहाँ 1 मोल है, 1 मोल से कितना मिल रहा है 2 मोल मिल रहा है, समझ लो। तो 1 मोल को वेट में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 मोल का वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर 28 ग्राम्स होगा ना। 1 मोल का वेट कितना होगा, 1 मोल का वेट 28 ग्राम से क्या मिल रहा है 2 मोल मिल रहा है, तो 2 मोल का वेट कितना होगा, NH3 का 1 मोल का वेट कितना होता है, आप लोग को पता होगा 14 + 3 दैट इज 17 होता है। ये कितने का होता है 1 मोल का, पर 2 मोल है, 2 मोल का वेट कितना होगा 34 ग्राम होगा, मतलब 28 ग्राम से क्या मिल रहा है आपको 34 ग्राम मिल रहा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका कितना लेना है 2.5 किलोग्राम, मतलब 2500 ग्राम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 2500 ग्राम से कितना मिलेगा ये पूछ रहा है, तो x मिलेगा। तो बस जो रेशियोज होते हैं वो सेम होता है, तो x कितना होगा 34 × 2500 डिवाइड बाय 28। तो इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर रखा है मैंने रफ में, कितना आता है 3035.7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना ग्राम। सो दिस विल बी योर आंसर। सो मैंने शिफ्ट किए, थोड़े और क्वेश्चन लिख दिए, अभी इतने और अवेलेबल है मेरे पास क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच इज करेक्ट फॉर द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए जानते हैं हम, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पता है ना ये, मतलब जब उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया तो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलो देख लो, यहाँ पर जो ग्राफ है रेट और टाइम के बीच में है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता रहेगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा, और बैकवर्ड रिएक्शन का क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब इक्विलिब्रियम अचीव करता है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट डेट इज सेम हो जाता है। तो देखो यही है, कम हुआ बढ़ा और एक टाइम के बाद क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब डेफिनेटली हमारा यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम का ग्राफ आपको एक ऐसा भी देखने को मिलता है, तो कुछ बच्चे ये भी गलती कर सकते हैं, सी वाला ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं, पर एक्चुअल में जो एक ग्राफ होता है, इट इज नॉट बिटवीन रेट एंड टाइम, इट इज बिटवीन टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ होता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ घटती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ती है। ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, और एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो उस पोजीशन को भी हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो सी ग्राफ सही होता अगर वो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में गिवन होता तो, पर यहाँ पर एक्चुअल में रेट और टाइम, रेट टाइम बोला, तो डेफिनेटली सी सही नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट हो सकता है बच्चों को कि सर सी क्यों नहीं सही है, ठीक है। तो इस रीजन सिंपल है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का होता है वो कर्व, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है फाइंड द आईयूपैक नेम ऑफ, आपको इसका आईयूपैक नेम बताना है। ये आपके पास कंपाउंड गिवन है CH3 और यहाँ गिवन है आपको Br, और ये देखो ये कौन सा ग्रुप गिवन है, तो देखो COOH, मतलब ये आपका एसिड ग्रुप गिवन है, ठीक है। तो आपको एक कंपाउंड गिवन है, इसका आपको आईयूपैक नेम बताना है। तो आईयूपैक नेम आपको पता है, प्रायोरिटी में ये रहता है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4
5 क्या नाम आएगा, 4 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, और क्या है, दिस इज साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। एक बच्चे गलती कर सकते हैं यहाँ पर ओइक एसिड लगा देंगे पेंटेन, क्योंकि इसका सफिक्स याद रहता है बच्चों को, ओइक एसिड होता है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। एक रूल सीखा था हमने आयुपेक का, जब भी कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन को छोड़ के कोई सा भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, कीटोन को छोड़ के कोई सा भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। और इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका आयुपेक नेम होगा। बस आपको ध्यान रखना है, जो रूल्स आप लोग को पढ़ाए गए हैं उनका ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइट, कोलाइट को बनाने का कौन सा मेथड नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे आपको, पेप्टाइजेशन, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे डायरेक्ट आंसर पता है हमें क्या होगा, पेप्टाइजेशन। क्यों? क्योंकि पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कोलाइट, कोलाइट बनाने का तरीका होता है पेप्टाइजेशन। यहां बोल रहा है प्यूरिफिकेशन का कौन सा तरीका है, कौन सा नहीं है, तो डेफिनेटली पेप्टाइजेशन तो बनाने का तरीका है, और डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस प्यूरिफिकेशन के मेथड होते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल सा ये भी। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। सॉल्यूशन कंटेन, एक सॉल्यूशन दे रखा है, उसके अंदर क्या है, 2 वोलेटाइल सॉल्वेंट, सपोज एक ए है और एक बी है, 2 सॉल्वेंट है। 1 मोल ऑफ नॉर्मल हेक्सेन, सपोज ए को मैं नॉर्मल हेक्सेन बोल रहा हूं, ठीक है, एंड इसका कितना मोल गिवन है, 1 मोल। क्लियर हो गया? और बी क्या है आपका, एंड 3 मोल ऑफ नॉर्मल हेप्टेन, सपोज बी को मैं नॉर्मल हेप्टेन बोल रहा हूं और इसका कितना मोल गिवन है, 3 मोल। क्योंकि देखो मैं एच बोलूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि दोनों एच से स्टार्ट हो रहे हैं और बार बार इतना बड़ा हेक्सेन हेप्टेन लिखना में मजा नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा बार बार थोड़ा लिखता रहूंगा। तो मैं हेक्सेन के लिए ए यूज करूंगा, हेप्टेन के लिए बी यूज करूंगा। क्लियर हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 550 mmHg। तो इस पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है कितना है, 550 mmHg है सॉल्यूशन का। If 1 mole of heptane is further added to the solution, vapor pressure increased by 10 mmHg. Find the vapor pressure of pure heptane. मतलब इसका आपको वेपर प्रेशर बताना है प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को पता है कौन सा लॉ लगेगा, राउल्ट्स लॉ लग जाएगा। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पता है राउल्ट्स लॉ का एकदम सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, स्टार्टिंग में 550 है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। P नॉट ए कितना होगा, P नॉट ए मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, हेक्सेन के लिए क्या बोल रहा हूँ, P नॉट ए बोल रहा हूँ, और हेप्टेन के लिए क्या बोल रहा हूँ, P नॉट बी बोल रहा हूँ। P नॉट ए और P नॉट बी क्या होते हैं, P नॉट ए इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ हेक्सेन एंड P नॉट बी इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन। आपको प्योर बताना है ना, प्योर वेपर प्रेशर मतलब जब उसको अकेला रखा गया तब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, दैट इज नोन एज P नॉट ए और P नॉट बी। क्लियर हो गया? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर उसका कुछ और होता है, पर उसको जब इसको ए को निकाल के, सपोज ये ए है, इसको निकाल के तुम किसी और डब्बे में नापोगे, किसी और सेम कंडीशंस के अंदर नापोगे, तो उसका वेपर प्रेशर कुछ और आएगा। उसी वेपर प्रेशर को हम बोलते हैं P नॉट ए। जब ए का वेपर प्रेशर नापा जाता है अकेले, दैट इज नोन एज P नॉट ए। तो अकेले नापा जाएगा तो डेफिनेटली वो प्योर ही होगा ना, तो वही है। और यही राउल्ट्स लॉ होता है, P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। तो इसके लिए हेक्सेन के लिए मैं P नॉट ए बोल रहा हूँ, हेप्टेन के लिए P नॉट बी बोल रहा हूँ। आपको प्योर वेपर प्रेशर बताना है हेप्टेन का, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट PB, P नॉट बी, ये आपको कैलकुलेट करना है हेप्टेन का, दैट इज P नॉट बी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। P नॉट ए तो नहीं पता हमें, P नॉट ए ही रहेगा। एक्स ए कितना होगा, मोल फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस NB, ये होता है। तो Na कितना गिवन है, तो A के कितने गिवन है, 1 डिवाइड बाय Na प्लस NB। टोटल मोल कितने गिवन है, 3 प्लस 1 4। तो XA कितना हो जाएगा, 1/4, और P नॉट बी को P नॉट बी ही रहने देंगे। XB कितना होगा, XB क्या होगा आपका, NB अपॉन Na प्लस NB, ये हो जाएगा ना, NB अपॉन Na प्लस NB। NB कितना है, B के मोल कितने गिवन है, 3 मोल गिवन है, और टोटल मोल कितना है, 3 प्लस 1 4। तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो 3/4 पुट कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये हमने निकाल दिया। तो हमें P नॉट भी निकालना है, पर देखो यहाँ पर हमारा P नॉट ए भी नहीं पता है हमें, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक और इक्वेशन बनेगी। जब भी 2 अननोन होते हैं
और हमें निकालने होते हैं वो तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो देखो आगे दे रखा है आपको, इफ 1 मोल ऑफ नॉर्मल हेप्टेन इज फर्दर एडेड, मतलब नॉर्मल हेप्टेन का क्या करना है, 1 मोल और ऐड कर देना है। तो इसमें इस बार क्या कर देंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए +1 मोल, इसका 1 मोल और ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज बाय 10, और जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो 10 mmHg से बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज बाय 10 mmHg, ठीक है। तो 10 से बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पहले 550 था, 10 से क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो 10 से इंक्रीज कर गया, टोटल कितना हो गया, 560 mmHg हो गया। जो नया वेपर प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 560 mmHg अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर 1 मोल नॉर्मल हेप्टेन का हमने ऐड कर दिया तो जो वेपर प्रेशर है 10 mmHg से बढ़ गया, तो 10 ऐड कर दो, कितना हो गया, 560। तो इसी का यूज करके इसमें दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं। अब जो वेपर प्रेशर है, सॉरी टोटल प्रेशर है, कितना हो गया, 560, P नॉट ए एज इट इज रहेगा। अब XA कितना होगा, तो देखो XA का फॉर्मूला आपको पता है, Na/Na प्लस NB, यहाँ गलती मत करना, Na तो सेम है 1, पर Na प्लस NB जब टोटल मोल्स करोगे, टोटल मोल्स अब 4 नहीं है, देखो 1 + 3 4 + 1, 1 मोल और ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 1/5। सिमिलरली P नॉट बी, XB निकालोगे क्या आएगा, NB/Na प्लस NB, NB कितना है, 3 नहीं है इस बार, 3 + 1 टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, 4/5, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4/5 आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन 2। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि अभी इसके टोटल कितने मोल हो गए, 4 मोल हो गए, और टोटल कितने मोल है, 4 + 1 5, तो 4/5। तो ये ध्यान रखना है। तो बस अब आपकी 2 इक्वेशन बन गई है, इनका यूज करके निकाल लो। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है P नॉट भी निकालना है। तो P नॉट भी निकालना है मतलब आपको कुछ ऐसा करना है कि P नॉट ए कैंसिल हो जाए। तो P नॉट ए कैंसिल कब होगा, जब इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 110 इज इक्वल्स टू P नॉट ए डिवाइड बाय 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो 5 4 से 20 प्लस P नॉट बी 3 इंटू 5 4 से 20, इतना आ जाएगा। और इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 140, भाई 1/4 से 4 से कट जाएगा 140 इज इक्वल्स टू P नॉट ए, और 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 5 4 से 20 प्लस P नॉट बी 4/5 4 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इनको सेपरेट कर दो, तो सेपरेट कर दिया, ये कर दिया सेम टर्म से, ये कितना बचेगा, -30 इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने, P नॉट बी कॉमन ले लेते हैं सपोज, कितना बचेगा, -4/20 प्लस 3/20, -4/20 प्लस 3/20, P नॉट बी मैंने कॉमन ले लिया, तो -30 इज इक्वल्स टू P नॉट बी, ये कितना आ गया, -1/20, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P नॉट बी कितना आ जाएगा, 20 उठ के आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, तो मतलब कितना आ गया, 60 mmHg, 60 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट लिखनी है तो यहीं लिख देता हूँ, P नॉट बी कितना आ गया आपका 60 नहीं 600, 30 × 20, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 2 0 लग जाएंगे, तो 600, तो P नॉट बी कितना आ गया 600 mmHg। तो ये आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे हम P नॉट बी निकाल सकते हैं। बस P नॉट बी को पुट करो, अगर इन केस P नॉट ए निकालना हो तो P नॉट बी को किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे आप, तो यू विल गेट P नॉट ए। क्लियर हो गया। तो ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए और आपको ये फॉर्मूला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहता है वो पता रहना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलो यही कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग है। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा ही है, एरोजॉल। तो एरोजॉल क्या होता है, चलो मिटा के कर ही देते हैं। एरोजॉल्स क्या होता है हमारे, डिस्पर्स फेज भी गैस होता है और डिस्पर्सन मीडियम भी गैस होता है। मतलब स्मोक 17 ए का क्या हो गया 2 हो गया, बी सी डी, ए का 2, बी इमल्शन डेफिनेटली लिक्विड एंड लिक्विड मतलब मिल्क हो गया, ए हो गया, सी हो गया फॉर्म, फॉर्म क्या हो गया आपका फ्रॉथ हो गया, और डी जेल हो गया, जेलीज हो गया। तो ये एकदम सीधा सीधा सा क्वेश्चन है आपका, सरफेस केमिस्ट्री का, जस्ट एग्जांपल्स है, अगेन एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में बस कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर अच्छा है
और ऑल दो मेरे पास अभी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, केवल अभी मुझे इतने क्वेश्चंस मिले हैं 17th क्वेश्चन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जब जैसे ही मुझे मिलेंगे उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आप लोग प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का हो गया। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी देर में इवनिंग शिफ्ट के बारे में, ठीक है। और बाकी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दो। थैंक यू।